जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है और बाकी सब कुछ भी ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताएं। और पीपीटी अभी शॉर्टली अपलोड हो जाती है और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ऑल क्लियर है आज। अस्सलाम वालेकुम। जी सुन सकते हैं मुझे आप लोग? बताइए। कैन चलिए दैट्स नाइस। अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन अपलोड हो जाती है तो देखते हैं। टुडेज लेक्चर वाज नॉट scheduled फॉर मी बट आई वाज आस्क्ड टू टेक योर लेक्चर। एनी हाउ आई होप थोड़ा बहुत पढ़ा था कल जाके जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि जो आप लोगों का स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग है उसको एक ज़रा रीडिंग देनी है। सो व्हाट अबाउट दैट? मुझे बताएं कुछ पढ़ा छड़ा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ ज़रा पीपीटी ओपन करें अपने पास। जब तक हमारे पास नहीं है तो आप लोग ज़रा उसे एक दफ़ा रीडिंग जो है ना वो दे दीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यार 19 लोग हैं सिर्फ अभी तक, क्यों ऐसा क्यों है? मैंने कहा था कि टाइमली ज्वाइन किया करें। मैं जो है ना कॉलेज में अभी कम्युनिकेट करता हूँ कि इनकी अटेंडेंस ज़रा जल्दी ले लिया करें। ठीक है जी, तो कल हाँ, हमने थोड़ा सा सर्जरी के बारे में डिस्कस किया था और सर्जरी पे ही हम छोड़ के चले गए थे। तो कल हमारा लास्ट पॉइंट क्या था जहाँ पे हमने क्लोजिंग की थी? अगर आप मेरे से प्लीज़ शेयर कर दें। सर्जरी के हवाले से हमारा लास्ट पॉइंट क्या था जी? जी क्लास। जी, सर्जरी के हवाले से हमारा बिल्कुल जी, मरियम ने आंसर किया है कि बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। जी बिल्कुल बेस्ट ट्रीटमेंट है उस वक़्त जब कैंसर इतना फैला नहीं हुआ, जब कैंसर जो है एक लोकलाइज्ड जगह पे है। सो दिस इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अस। राइट जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलें। सो सर्जरी में बेसिकली हम करते क्या हैं? आपको पता ही है कि कहीं पे इंसिजन दी जाती है, वहाँ पे अगर कोई हमें ऐसी चीज़ है जिसको बाहर निकालना मकसूद है, उसे निकाल दिया जाता है। और जहाँ तक हमें लगता है कि और जहाँ तक पे वोटिंग हुई थी। ठीक है जी, चलें हम आगे चलते हैं अब। तो सर्जरी बेसिकली क्या है? यार स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? 20 लोग हैं इस वक्त, मतलब किधर चले जाते हो आप लोग? इतने स्टूडेंट्स को फिर पढ़ाने का मज़ा नहीं ना आता मुझे। हम्म। क्या? अच्छा मुझे बताएं ज़रा, क्या इलाज किया जाए? ये जो एब्सेंटिज्म हो रहा है इतना ज़्यादा, लाइक जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो है ना अच्छे खासे होते हैं। यहाँ पे 25 27 से ऊपर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सुजेस्ट करें कि जो लोग एब्सेंट करते हैं और जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं, उनसे हम किस तरह से निपट सकते हैं और क्या कर सकते हैं उनके साथ। क्या पेनल्टी दे सकते हैं उन्हें? जी जी, आप लोग बताइए कि हम क्या पेनल्टी दे सकते हैं उन्हें, क्या कर सकते हैं उनके साथ? आइसक्रीम तो नहीं खाई जा सकती यहाँ पे, एनी हाउ। चलें, मैं सोचता हूँ इसके लिए। और बेसिकली मेरा यही रिकमेंडेशन होगी कॉलेज को। मेरी अच्छा जी, जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो तो उनसे आइसक्रीम खाई जाए। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अजान हो रही है। अजान हो रही है तो अजान ज़रा हो जाए तो फिर जो है हम इसकी तरफ वापस आते हैं। उतनी देर में इस स्लाइड को ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें, इस स्लाइड को एक दफ़ा पढ़ लें। और फिर जो है ना हम इसके ऊपर डिस्कशन रखते हैं। फिर वीडियो रुक रुक के आ रही है। चलें अभी हम देखते हैं वीडियो सही आ जाती है जी।
जी, अब आई होप वीडियो वगैरह ठीक हो गई होगी। हाँ जी, अज़ान ख़त्म हो चुकी है मेरे पास। ठीक है जी, तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कि वीडियो, ऑडियो, पीपीटी एंड एवरीथिंग सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि मैं अब इसको जो है ना नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूं। हाँ जी। जी, आवाज़, वीडियो, ऑडियो सब क्लियर है? एवरीथिंग इज़ क्लियर। चलें जी, लेट्स मूव। सो सबसे पहले सर्जरी की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी सी इसको यहाँ से हम रीडिंग देते हैं और फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कैंसर रिमेन्स द आइडियल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ट्रीटमेंट मेथड। तो मेरा ख्याल है कल इसी लाइन के ऊपर हमारी बात हुई थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। ठीक है, तो दैट वाज द ओरिजिनल मुहावरा। आप लोगों ने बहुत सारे बताए मुझे। तो अ, अगर हम बिल्कुल वो कैंसर वाला सेल जो म्यूटेटेड सेल हो चुके हैं, जिस जगह पे ख़राबी पैदा हो चुकी है, अगर हम उसको निकाल देंगे तो देर विल बी चांसेस के वो डिजीज़ जो है वो ना फैले और वो जो है ना दोबारा से ना हो सके। ठीक है, तो बट देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर सर्जरीज की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली डायग्नोस्टिक सर्जरीज की जाती हैं कैंसर के पेशेंट्स के अंदर। डायग्नोस्टिक सर्जरी का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, आप मेरे से शेयर करेंगे? डायग्नोस्टिक क्या होता है प्लीज़? आपको डायग्नोस्टिक से क्या समझ आता है? जी क्लास, डायग्नोस्टिक से क्या समझ आता है? जी, डायग्नोस्टिक से हमें क्या समझ आता है जी? अच्छा जी, तशखीस करना, वेरी गुड। अच्छा जी, डायग्नोस्टिक से हमें रूल आउट करना, बिल्कुल। डायग्नोस्टिक से हमें समझ आता है कि हम उसकी डायग्नोसिस करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि ये बीमारी है भी नहीं, है भी या नहीं है। हाँ, जैसे कि आप लैब टेस्ट करवाते हो तो वो डायग्नोज करने के लिए करवाते हैं। जो लैब टेस्ट हम करवाते हैं वो बेसिकली किस लिए करवाते हैं? डायग्नोज करने के लिए करवाते हैं। तो इसी तरह ये जो कैंसर की फर्स्ट सर्जरी की टाइप है वो डायग्नोस्टिक सर्जरी है। तो डायग्नोस्टिक सर्जरी में बेसिकली क्या किया जाता है? हमने पढ़ा, मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया था कि जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है कैंसर के लिए, जिससे आप 100% कंफर्म कर देते हो कि कैंसर है, वो क्या है भला? जी, बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल क्या है कैंसर के डायग्नोज करने के लिए या कैंसर की डायग्नोसिस बनाने के लिए? बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल कौन सा है? हमें कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है कैंसर के लिए? हमें कैसे कंफर्म हो जाता है कि जी इसको कैंसर है या नहीं है? जी, कैसे कंफर्म होता है? वेरी गुड हिना, जुल्फ़िकार का आंसर आया, अनसब का आंसर आया। बायोप्सी, बिल्कुल जी। ना नहीं सना, ग्रेडिंग स्टेजिंग नहीं है, बायोप्सी। बायोप्सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, जिससे कि हम जो हैं वो डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, आप अटेंडेंस लगवा लें एक दफ़ा प्लीज़, फिर हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, बायोप्सी है, सबने तकरीबन ठीक आंसर दिया है।
सो बायोप्सी भी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। नीचे आप देख सकते हैं बायोप्सीज की डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं। नंबर 1 इज़ एक्सीजनल बायोप्सी, नंबर 7 इज़ इंसिजनल बायोप्सी एंड थर्ड इज़ नीडल मेथड। तो एक्सीजनल बायोप्सी का मतलब है एक एक्सीजन दी जाती है, एक छोटा सा पीस ले लिया जाता है। इसी तरह इंसिजनल बायोप्सी में एक इंसिजन दी जाती है, वहाँ से पीस ले लिया जाता है एक्सीजनल में से। वो जो है वहाँ पे इंसिजन दे के और अंदर से एक छोटा सा पास एक्साइज कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। इसी तरह नीडल मेथड है, FNAC का नाम सुना होगा आपने, फाइन नीडल एंड एस्पिरेशन। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एक्सरे गाइडेड या कुछ और फ्लोरोस्कोपी गाइडेड जो है नीडल इंट्रोड्यूस कराई जाती है, या फिर उस एरिया के अंदर जहाँ पे कैंसर सस्पेक्टेड होता है वहाँ पे नीडल इंट्रोड्यूस की जाती है, और उस नीडल के साथ एक छोटा सा वहाँ उस हिस्से का जो टिश्यू है उसको ले लिया जाता है, और उस हिस्से से वो टिश्यू लेके माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है किस लेवल की डिफ्रेंसिएशन है। इज देयर लॉस ऑफ डिफ्रेंसिएशन और देयर इज डिफ्रेंसिएशन। अगर डिफ्रेंसिएशन होगी तो डेफिनेटली वो कैंसर नहीं है, लेकिन अगर देयर इज लॉस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कि वो जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट हैं उस वो जो छोटा सा टिश्यू हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं कि फिर हम कंफर्म कर देंगे कि कैंसर है। जी बिल्कुल मरियम तारिक, फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी, FNAC कहते हैं इसे। हाँ, एक फाइन नीडल के साथ एस्पिरेट कर लिया जाता है छोटा सा पार्ट, और उसकी फिर साइटोलॉजी की जाती है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल, उन सेल्स की स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि उनके अंदर कितनी डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है। सो आई होप आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। सो नेक्स्ट जो कैंसर के लिए सर्जरीज की जाती हैं उनकी भी कुछ जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो ये आगे दी गई हैं। पहली हमने टाइप पढ़ी, डायग्नोस्टिक सर्जरी की जाती है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट जो सर्जरी है उसका नाम है प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। अच्छा, अब इसको नहीं देखना आपने, आपने खुद सोचना है। कभी लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने कि प्रोफाइलेक्टिक का क्या मतलब है? कभी सुना हो आपने कि ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देनी है इसे? सो प्रोफाइलेक्टिक से क्या समझ आती है आप लोगों को? जी बताएं, प्रोफाइलेक्टिक से क्या समझ आती है जी? प्रोफाइलेक्टिक से क्या समझ आती है आपको? टू प्रिवेंट डिजीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा जी, सना कहती हैं कि सर सुना है, और उमेरा कहती हैं सर प्रोफाइलेक्टिक मीन सिम्टोमेटिक। नहीं उमेरा। आरफा कहती हैं प्रोफाइलेक्टिक मीन प्रिवेंटिव। हाँ, सम सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, तो प्रोफाइलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रिवेंट करना, लेकिन प्रिवेंट कैसे करना? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसको इन्फेक्शन तो नहीं होता ना, लेकिन हम उसे क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। बिल्कुल मरियम, रिस्क रिडक्शन, आपने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया है, सही है। तो क्या होता है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है। नॉर्मल हालात में आपकी जो सर्जिकल वार्ड्स होती हैं, OT होते हैं, जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या पेशेंट को वार्ड्स में भेजा जाता है, उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। हालांकि उनको कोई बीमारी तो नहीं होती, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं होती है, लेकिन उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उन्हें जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती है। तो उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, राइट। तो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी का क्या मतलब है? प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी का मतलब है कि उस बंदे को या उस बंदी को कैंसर नहीं है, लेकिन उसकी सर्जरी कर दी गई है क्योंकि उसके अंदर कैंसर होने का रिस्क है। ठीक है, अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक बहुत जो है एग्जांपल्स भी दूंगा। सो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी इन्वॉल्व्स रिमूविंग नॉन वाइटल टिश्यूज और ऑर्गन दैट आर एट रिस्क टू डेवलप कैंसर। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो नॉन वाइटल होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं।
नॉन वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो मतलब सर्वाइवल जो है ना वो हो सकती है, ठीक है। तो अब प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज में क्या किया जाता है, अगर किसी के घर में आप कह सकते हैं कि किसी के घर में या किसी की फैमिली में हिस्ट्री है किसी कैंसर की, या कोई बंदे को रिस्क है, कोई लग रहा है, कोई सिम्टम्स आ रही हैं कि इसको ये कैंसर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्गन ही रिमूव कर देते हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अगर वो ऑर्गन ही रहेगा तो उस नहीं रहेगा उस बॉडी के अंदर, वो टिश्यूज ही नहीं रहेंगे और उस बॉडी के अंदर जिसका कैंसर होने के चांसेस किसी बंदे को हैं, तो अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर कैंसर डेवलप नहीं होगा। हाँ, अब किन चीज़ों के जो है ये प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी की जाती है, कोलेक्टमी की जाती है, मैस्टेक्टोमी की जाती है, ओफरेक्टोमी की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज, कोलेक्टमी होती है, कोन है आपकी जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, या उसके किसी पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद मेस्टेक्टमी, ब्रेस्ट की रिमूवल, ऑफरेक्टोमी जो है वो जो ऑवरीज होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो कोलेक्टमी, मेस्टेक्टमी, ऑफरेक्टमी जो है ये चंद एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी के लिए की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है ओवरियन कैंसर होने की, कि उनके फैमिली में ओवरियन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो जैसे ही वो फीमेल अपनी फैमिली कंप्लीट करती है ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में इसको ओवरीज का कैंसर ना हो सके। इसी तरह कई फीमेल्स होती हैं वो मेस्टेक्टमी करवा लेती हैं, जैसे ही उनको कोई खदशा होता है कि भाई कैंसर होने के चांसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो एंजेलिना जूली का नाम सुना होगा, सुना हुआ नाम एंजेलिना जूली का, तो उसको हम प्रोफिलैक्टिक नहीं कहेंगे। हीरा जुल्फ़िकार आपने पूछा है, उसको हम प्रोफिलैक्टिक नहीं कहेंगे। अब आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हो। हाँ जी, सर्जरी से पहले जो एंटीबायोटिक देते हैं, बिल्कुल जी, उसको भी आप प्रोफिलैक्टिक ही कहेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो एंजेलिना जूली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना हुआ है, ठीक है, सुना हुआ है। सो दैट 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 एक्ट्रेस वेंट फॉर हर मेस्टेक्टमी बिकॉज उसकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो उसने प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो मेस्टेक्टमी करवा ली ताकि वो कैंसर जो है उसको डेवलप ना हो सके। चलें, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप प्रोफिलैक्टिक सर्जरी की आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ गए हैं प्रोफिलैक्टिक सर्जरी को? तो प्लीज़ एक काम करें, एक छोटा सा कमेंट बनाएं, सही है, और मुझे बताएं 2-3 वर्ड्स के अंदर कि आपको प्रोफिलैक्टिक सर्जरी से क्या समझ आई है। 5:27 हुए हैं। जैसे ही आप लोग कमेंट कर देंगे अपना, तो आप नमाज ब्रेक के लिए जा सकते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ें। 5:35 पे 35-36 पे इंशाल्लाह ताला हम वापस आके ज्वाइन करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर योर अटेंडेंस। मैं दोबारा से अटेंडेंस लगवाऊंगा, बहुत से लोग जो है ना दरमियान में भाग जाते हैं और दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेक्चर लिया करें और पढ़ा करें, ठीक है। तो कमेंट करें प्रोफिलैक्टिक सर्जरी के बारे में कि आपको क्या समझ आया, और उसके बाद आप नमाज के लिए जा सकते हैं। अच्छा, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी के बाद कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना। उस जो ऑर्गन निकलवा दिया डेफिनेटली उसका तो कैंसर नहीं होगा, किसी और चीज़ का कैंसर है। दिला का क्वेश्चन है, क्या प्रोफिलैक्टिक सर्जरी के बाद भी कैंसर हो सकता है? तो आंसर ये है कि प्रोफिलैक्टिक सर्जरी अगर आप किसी ने ओवरीज रिमूव करा दिए तो उसको फिर ओवरीज का कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई और कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो उसको जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। जी, सोनिया कह रही है फैमिली हिस्ट्री की वजह से बस करेंगे, नहीं सोनिया, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर किसी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है या किसी ने अर्ली डायग्नोसिस में उसको उसको कुछ इस तरह के क्या कह सकते हैं लीजन्स वगैरह को डेवलप हो गए हैं, हमें पता लग गया है कि जिसको कैंसर होने के चांसेस हैं, तो उस सूरत में प्रोफिलैक्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है। हीरा जुल्फ़िकार ने जी आंसर कर दिया, फातिमा ने आंसर कर दिया, नौरीन जेम्स ने आंसर कर दिया, ठीक है जी, गुले लाला ने आंसर कर दिया, ठीक है गुले लाला। और चलें, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी इज यूज फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है जी। चलें नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ के हम ज्वाइन करते हैं 5:35 पे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलें, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, और उसके बाद हम पैलिएटिव और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज जो हैं इनकी तरफ चलेंगे।
चलें जी, आई होप आप लोग वापस आ गए हैं और बाकी लोग भी वापस आ जाएं। 1 मिनट रह गया हमारे पास। टाइम बड़ा लिमिटेड सा होता है, इसलिए ज़रा थोड़ा थोड़ी ही एक छोटी सी ब्रेक ही करनी पड़ती है हमें। सो जी, चलें जी, नेक्स्ट मूव किया जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे बता दें। 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 5 स्टूडेंट नहीं है अभी हमारे पास। 27 स्टूडेंट थे टोटल। जी, क्या ख्याल है आपका? ग्रुप में मैसेज कर दिया जाए कि वापस आ जाएं। चलें जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, प्लीज़ एक ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा कि आप लोग ज्वाइन कर लें वापस, अदरवाइज़ वो कुछ चीज़ें मिस ना कर जाएं। वेट कर लिया जाए। चलें वेट कर लेते हैं, प्लीज़ उनको कहें फिर जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम जो है ना लिमिटेड होता है हमारे पास। हाँ जी, 37 हो चुके हैं भाई, आ जाओ वापस अब। मैं मैसेज कर देता हूँ। अच्छा खैर, फिर आप लोग मुझे बताएं, जो लोग ऑनलाइन हैं अभी, आप लोग ठीक ठाक हैं? किसी को कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? कोरोना वगैरह कैसा चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? जी। चलें जी, लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे एमएस का पीए इवेंट पे वापस आया है। चलो जी, अच्छी बात है भाई। म्यो में रोज़ 7, 5 से 7 डेथ्स हो रही हैं।
ओहो, कोरोना के पेशेंट्स की सारा हॉस्पिटल कोरोना का ही है सर जी। हमारा तो कोरोना वार्ड में बहुत स्ट्रेस है, डेफिनेटली जी स्ट्रेस तो बहुत है सर। हमारी 5 डॉक्टर, चलें जी खैर छोड़ें इन चीज़ों को, क्या डिस्कस करना, डर लगता है इन चीज़ों को डिस्कस करके। मैंने भी अभी रिसेंटली अपना टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टेस्टेड नेगेटिव, अल्लाह का शुक्र है। एनी हाउ, जितना इंतज़ार करना था हमने कर लिया, 10 मिनट्स दे चुके हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड पैलिएटिव सर्जरी। हाँ जी, पैलिएटिव सर्जरी की तरफ मूव करते हैं जी। सो पैलिएटिव सर्जरी का क्या मतलब हो सकता है? पैलिएशन से, पैलिएटिव ट्रीटमेंट से आपके माइंड में क्या आता है जी? भाई सबको डर लगता है, अनसब अनसब पूछ रहा है जी, आपको भी डर लगता है? तो भाई सबको डर लगता है। चलें, पैलिएटिव से क्या मुराद है आपको? क्या पैलिएटिव ट्रीटमेंट से क्या समझ आती है? पेन रिलीफ, अच्छा। हिरा ने कहा है जी पेन रिलीफ है। और जी पैलिएटिव से क्या समझ आती है? अच्छा जी, बिल्कुल। आरफा ने कहा है टर्मिनल स्टेज वेयर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन टू रिलीव टाइमली। ठीक है, रिलैक्स रिलीव अन सब कह रहे हैं। अच्छा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, जब हम किसी बीमारी को ठीक ना कर सकते हों, तो पेशेंट को आराम करने के लिए उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसा कि अगर उसको पेन हो रही है तो उसको पेन रिलीफ कर दी जाए, सांस नहीं आ रहा तो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा दी जाए। तो जो भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है उस लिहाज से उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, ताकि पेशेंट सिम्टम फ्री रहे और उसकी जो बाकी मानदा थोड़ी बहुत ज़िंदगी बच गई है वो थोड़ी बहुत जो है ना आराम से ज़िंदगी गुजार ले। आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट में तो पेन भी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े पोटेंट किस्म की और हाई लेवल की जो है एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। So palliative surgery, when cure is not possible, the goal of treatment are to make the patient as comfortable as possible. उसकी quality of life को improve किया जाता है। अब सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी का क्या मतलब है? चलें, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का समझ आता है कि पेन दूर कर दी, या फिर उसको हमने ऑक्सीजन वगैरह लगा दी या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया। तो पैलिएटिव सर्जरी भी सिम्टोमेटिक की जाती है जब कैंसर अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो किसी भी, आपने देखा होगा कई कैंसर्स के पेशेंट में इतना इतना बड़ा ट्यूमर जो है वो अच्छा सा खासा बड़ा ट्यूमर जो है ना उनके अंदर डेवलप हो जाता है। अब सर्जरी में क्या किया जाता है, वो पेशेंट्स जिनका हम ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी सिम्टम्स को सर्जरी करके रिमूव किया जा सकता है। जैसा कि अगर उसको कोई गले का कैंसर है, हाँ, और उसका साइज इतना बढ़ चुका है कि वो आसपास जो सांस की नालियां उसने बंद करना शुरू कर दी हैं, तो हम उस कैंसर उस ट्यूमर का साइज जो है कैंसर सर्जरी करके रिड्यूस कर देंगे। सो इसको पैलिएटिव सर्जरी कहा जाता है। आई होप पैलिएटिव सर्जरी की आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तरफ जो है वो मूव करूं। जी क्लास, क्लियर है? चलें, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है, बताएगा कोई? रिकंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना। हाँ, तो रिकंस्ट्रक्शन, किसी चीज को दोबारा बनाना। सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की जाती हैं जब हम कोई प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कर देते हैं या कोई ऐसी सर्जरी कर देते हैं जिसमें हमें कोई चीज़ रिमूव करनी पड़ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मेस्टेक्टमी कर दी जाए तो उसके लिए फिर आर्टिफिशियली जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की जाती होती है ऑर्गन्स की। ठीक है, तो उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गन की रिकंस्ट्रक्शन कर देना।
ठीक है, तो वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, जैसा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि फिर क्या कहते हैं, जिन्होंने मेस्टेक्टमी करवाई होती है। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड है इंडिकेशन फॉर पैलिएटिव सर्जरी के, पैलिएटिव सर्जरी कब कब करनी पड़ सकती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को बता तो चुका हूँ। ठीक है तो इसको जो है ना, एक दफ़ा आप इसको रीड आउट कर दीजिएगा, कुछ भी इसमें वो क्या कहते हैं ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना इसके अंदर आप कह सकते हो कुछ मुश्किल चीज़ है। ये बताया गया है कि पैलिएटिव सर्जरी किन किन सूरतों में की जाती है, तो इसको एक दफ़ा रीडिंग दे दीजिएगा आप। ठीक है, चलें। अब ये सर्जरीज के हवाले से कुछ सर्जरी की आप कह सकते हैं डिफरेंट और टाइप्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो सर्जरी की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्रायो सर्जरी की जाती है, नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है उन ऑर्गन्स के ऊपर जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे कोल्ड उससे जो है ना वो सर्जरी की जाती है। कीमो सर्जरी की जाती है, सर्जरी भी की जाती है और साथ में उस एरिया के अंदर कीमो थेरेपी भी अप्लाई की जाती है। लेज़र सर्जरी की जाती है लेज़र लाइट के ज़रिए। फोटोडायनेमिक सर्जरी की जाती है जिसमें आप समझ लें कि जिस तरह से हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो उस तरह की डाइज इंजेक्ट की जाती हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की जाती है, इसके अंदर भी रेज जो हैं वो डाली जाती हैं उस हिस्से पे जहाँ पे हमें सर्जरी करना या किसी हिस्से को डिस्ट्रॉय करना मकसूद होता है। वो रेडिएशंस जो हैं वो उस हिस्से को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीडिंग दे देनी है। ये जो दो स्लाइड्स मैंने डाली हुई हैं इनको आप लोगों ने रीडिंग देनी है, आपको खुद ब खुद ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट कैंसर सर्जरी। ठीक है, कि अब हमने ये तो देख लिया कि सर्जरीज किस किस तरह की जाती हैं। अब हमने ये देखना है कैंसर का जो पेशेंट वापस आता है सर्जरी के बाद या सर्जरी के लिए हमारे पास आता है, उसके साथ हमने क्या सलूक करना है, उसके ऊपर हमने क्या नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट, क्या साइंटिफिक इंटरवेंशंस परफॉर्म करनी है कि वो बहुत अच्छे से उसकी सर्जरी और बहुत अच्छे से वो हमारी तरफ से वो वापस चला जाए। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आप लोगों का बोर्डम दूर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा दोबारा से मैं चेंज करता हूँ। सो आई वुड लाइक कि आप लोग इस स्लाइड को एक दफ़ा रीड करें। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी वार्ड्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग इस स्लाइड को एक दफ़ा रीड करें और उसके बाद मैं आपके कमेंट्स को पब्लिक कर दूंगा और आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। लेकिन जिन लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है उनके मैं नाम बता देता हूँ। नंबर 1 इज सुंदस, नंबर 2 इज अदीला, एंड नंबर 3 इज मुसर्रत। ठीक है, सुंदस, अदीला और मुसर्रत, ये 3 लोगों ने ज़रा एक्सप्लेन करना है। इसको पढ़ लें, मैं 5 मिनट देता हूँ आपको इसको पढ़ने के लिए। ये सारे वही काम हैं जो कि समझ लें कि आप लोग खुद वार्ड्स में कर रहे होते हैं। कैंसर सर्जरी भी उसी तरह से एक सर्जरी है, उसमें भी प्री और पोस्ट ऑप केयर जो है वो दी जाती है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए और जिन 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है जी, और बाकी भी लोग पढ़ेंगे और बाकी भी मैं किसी को भी कह सकता हूँ किसी वक्त भी कि जी हाँ आप कमेंट करके बताएं कि आपके ख्याल में ये जो स्लाइड है इसका क्या मतलब है जी। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट लें, इसको पढ़ें और लेट मी सी योर अंडरस्टैंडिंग जी। यू हैव 5 मिनट्स।
जी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने आपको कहा है इसको रीड करें और रीड करके प्लीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करें। 3 लोगों का मैंने नाम लिया है। मैं बोल नहीं रहा तो आवाज़ नहीं आएगी ना? जी डियर क्लास। किधर रह गए हो भाई? 5 मिनट हो चुके हैं। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि जिन 3 लोगों को मैंने कहा है शायद उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। जिन 3 लोगों को मैंने कहा है, आई थिंक आई टुक द नेम ऑफ अदीला, आई टुक द नेम ऑफ I took the name of Musarrat, Adila and Sundas. Waiting for your response. जी अदीला, मैंने पूछा है कि इस स्लाइड को एक दफ़ा रीड आउट करना है एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपको इससे क्या समझ आई है। रीड द स्लाइड एंड कमेंट योर अंडरस्टैंडिंग। दी क्लास, रीड द स्लाइड और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर कमेंट करेंगे आप, सो दैट मैं आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकूं। In slide they said make pre and post checklist and for all factors challenge. That's nice, अदीला ने क्लेम कर दिया है। तो हम इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं और उसके बाद मुझे ये सेशन एंड करना होगा और हम 6 बजे वाले सेशन को ज्वाइन करेंगे, राइट? हमें फिर 6 बजे वाला सेशन जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो 10 मिनट हैं, 10 मिनट बाद जो है हम इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट अ थोरो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर ऑल फैक्टर दैट में अफेक्ट पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी।
सही है। तो सबसे पहले जो है ना प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करें पेशेंट की, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा वो, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। असिस्ट पेशेंट एंड फैमिली इन डीलिंग विद द पॉसिबल चेंजेस एंड आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जरी, provide education and emotional support by assessing patient and family needs and explore with them their fears and coping mechanisms, encourage them to take an active role in decision making when possible। तो पेशेंट की स्ट्रेस रिलीव करनी है आपने, उसकी फैमिली की स्ट्रेस रिलीव करनी है आपने। एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन द फिजिशियन हैज़ प्रोवाइडेड अबाउट द रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर, और उसको एक्सप्लेन करना है कि सर्जिकल प्रोसीजर किस तरह से होगा, उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपके ठीक होने के चांसेस कितने हैं। इसके बाद कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली विद द फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट। तो ये ना हो कि आप कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पेशेंट को और डॉक्टर कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमेशा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से चलें। ठीक है, तो ये सारा इस स्लाइड में लिखा हुआ है। सुंदस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सुंदस, मैंने आपका बिल्कुल मैसेज देख लिया। इसी तरह सना कयूम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आदिला ने भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जनाब। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अगेन अबाउट उसी की कंटिन्यूएशन है। अगेन आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स। इन 4 मिनट्स में आपने इस स्लाइड को पढ़ना है, देन एवरीबॉडी कैन कमेंट, बट मैं इस इवेंट को एंड करूंगा 6 बजे, और 6 बजे हम न्यू इवेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। 6 बजे वाली इवेंट में फिर आप लोगों ने जो है साइन इन करना है। ठीक है, ठीक है जी। सो अब आपने दूसरे वाला इवेंट ज्वाइन कर लेना है। उतनी देर आपने इस स्लाइड को ज़रा रीडिंग देनी है, और इस स्लाइड की जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होगा उसके अंदर इस स्लाइड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, इस स्लाइड को हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जो 4 मिनट हैं हमारे पास उसके अंदर प्लीज़ इस स्लाइड को आप लोग रीडिंग देने जा रहे हैं। इसको प्लीज़ रीडिंग दें। देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। उसी तरह की स्लाइड है जो आप डे टू डे काम करते आ रहे हैं। ठीक है जी। Provide for patient comfort, provide post-operative teaching that address wound care, activity, nutrition and medication, initiate plans for discharge, follow-up care, treatment as early as possible to ensure continuity of care। ठीक है जी। So I am going to end this event, और हम जो है अपना नेक्स्ट वाला इवेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी ज्वाइन करेंगे। अच्छा भैया, अभी इधर नहीं कमेंट करो, उधर दूसरे वाले में कमेंट करना। हाँ, इधर नहीं कमेंट करो, अभी इसको पढ़ लो, दूसरे वाला ज्वाइन करोगे उसमें कमेंट करना। आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस इवेंट, और फिर जो नेक्स्ट इवेंट है मैं उसको 6 बजे वाले में स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, चलें, एंडिंग।